तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 6.2। ठीक है ना। इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने बढ़िया से पढ़ा दिया है। तो जिन बच्चों ने पीछे वाली प्रश्नावली नहीं देखी है तो आप लोग क्या कीजिए, उसको भी देखिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है। आकृति 6.23 में यदि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, मतलब ये जो ए बी वाली रेखा है वो सी डी के हमको समांतर दिया है। ये जो बीच में चिन्ह है ना, ये समांतर का चिन्ह है। और बोला है कि जो सी डी है वो ये ई एफ के समांतर है। ये जो सी डी है वो ई एफ के क्या है, समांतर है। और हमको बोला है कि वाई संबंधे जेड बराबर हमको दिया 3 संबंधे 7। ठीक है, तो हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो यक्स है उसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे लगाएंगे। तो बुक को कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं ना। देखिए हमने फिगर पहले ही से बना लिया है, क्योंकि आपको भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो दिया था उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया था, ये जो ए बी वाली रेखा है उस सी डी के समांतर हमको दिया था, तो वो लिख लो कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी के। और क्या दिया था, और हमको दिया था ये जो सी डी है ना वो ई एफ के समांतर, यो दिया था। तो उसको लिखो, जो सी डी है किसके समांतर है भाई, ई एफ के। इसको भी लिख लो, लिख लिया। और हमको क्या दिया था, और हमको अनुपात दिया था कि y संबंधे जेड, इसका जो अनुपात है वो कितना है, 3 संबंधे 7। यह है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर यही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी अनुपात वाला सवाल दिया रहता है तो उसको हम लोग मान के लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि माना y बराबर इसका अनुपात 3x मान लेना इसको, और z बराबर कितना मानोगे, 7x। ठीक है भाई, इतना आपने क्या मान लिया। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये जो यक्स है वो किसके बराबर होगा, जेड के। अब आप पूछोगे सर ये जो यक्स है वो जेड के बराबर कैसे हो जाएगा, तो होगा बराबर। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। जो यक्स होगा वो जेड के क्या होगा, बराबर। अब कहाँ से होगा भाई, एकांतर कोण से। ठीक है, कहाँ से, एकांतर कोण से। अब कहोगे सर ये एकांतर कोण क्या होता है, तो चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो यक्स है वो जेड के बराबर होगा कैसे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक पेज चाहिए, उसको मैं ले लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ बढ़िया से। देखो ध्यान से समझना। एक लाइन ऐसे खींच लो। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच लो, ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक ये रेखा तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो इसमें कोण बनते हैं, देखो यहाँ पर एक, और ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर 5वां 6वां 7वां और 8वां। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक तो बनता है पहला आपका संगत कोण, और दूसरा आपको एकांतर कोण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एकांतर कोण पढ़ना है, तो मैं खाली वही बताता हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, देखिए एकांतर कोण क्या होता है, जिसकी आकृति और दिशा दोनों का विपरीत होते हैं। आकृति और दिशा दोनों का होंगे, विपरीत होंगे, उसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। बात समझ में आ गई, आकृति और दिशा विपरीत होंगे। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछा कि सर एक का एकांतर कोण क्या होगा, एक का, तो आपको इसमें देखकर इसमें से बताना होगा। ठीक है, तो एक का एकांतर कोण, तो सबसे पहले देखो कि एक जो कोण है वो बना कैसे है। तो ध्यान से देखोगे तो जो कोण एक है वो कुछ इस प्रकार का बना है, ऐसे ऐसे बना नहीं, एक ऐसे कुछ एक बना है कोण एक।
तो इसका हमको एकांतर कोण चाहिए, मतलब इसका विपरीत। विपरीत कैसे बनेगा इसका? ऐसे। अब तुम इसमें देखो ऐसे वाला कोण कहाँ बना है? ऐसे। तो ध्यान से देखोगे तो कोण जो एक का एकांतर कोण होगा वो कितना होगा भाई? 8। देखो इसका विपरीत यहाँ पर बना है, बनाए कि नहीं? 8। बात समझ में आ गई? तो एक का एकांतर कोण कितना होगा? 8। तो ऐसे हमको पहचानना होगा। वैसे अगर 3 का देखोगे तो देखो 3 ऐसे बना है ना, कैसे बना है? ऐसे। तो इसका विपरीत क्या होगा? ये वाला इसका विपरीत होगा। तो ध्यान से देखोगे तो 6 उसका विपरीत कोण है। तो कोण 3 का एकांतर कोण कितना हो जाएगा? 6। ये तो था बेसिक। अब ट्रिक से देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एकदम आराम से पहचान जाओगे। जब भी एकांतर कोण आपसे पूछे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा याद करना है। क्या? क्रॉस। ये वाला मतलब एक का एकांतर कोण 8 होगा और 3 का क्या होगा? 6 होगा। बाहर का पूछेगा तो हम भी बाहर वाला कोण बताएंगे, अंदर का कोण पूछेगा तो अंदर वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई में बताएंगे। जैसे एक का एकांतर कोण, देखो बाहर वाला पूछा तो बाहर वाला, एक का एकांतर कोण 8 होगा और 3 का कितना होगा? 6 होगा। वैसे ही 2 का एकांतर कोण कितना होगा? 7 होगा। 4 का कितना होगा? 5 होगा। देखो इसमें भी क्रॉस हो रहा है ना, अंदर का अंदर, फिर बाहर का पूछेगा तो बाहर बता देना। बात समझ में आ गई? तो एकांतर कोण आप लोगों को मुझे लगता है कि आ गया होगा समझ में। इसको हटा देते हैं। तो देखो जैसे मैं ये पूछा था ना, यक्स कैसे जेड के बराबर है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो ये जैसे ये बना है, इसका विपरीत कोण ये बना है ऐसे। तो इसीलिए जो यक्स है वो जेड के क्या होगा? बराबर होगा एकांतर कोण से। बात समझ में आ गई ना? हाँ ठीक है, आगे देखो। अच्छा एक बात और देखो, ये देखो एक ही लाइन है, एक सीधी रेखा है। आपको पता है कि भाई एक सीधी रेखा पर टोटल 180 का कोण बनता है। मतलब ये जो यक्स है और प्लस वाई उसको जोड़ के 180 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक सीधी रेखा रहती है ना तो उस पर 180 का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है, अंतः कोण से ऐसे लिख सकते हो, अंतः कोण से। जैसे ई रेखा के एक हो रहे हैं ना, अंदर है, इसीलिए अंतः कोण भी आप लिख सकते हो। यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है, अब ध्यान से देखो तब क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा? तो देखो यहाँ पर यक्स प्लस वाई बराबर 180, तो 180 अंश हो गया अंतः कोण से। अब देखो ये जो यक्स है उसकी जगह हम जेड लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने यक्स को जेड के बराबर दिखा दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना जेड प्लस वाई बराबर 180 अंश। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने जेड का मान निकाला था। जेड बराबर हमने कितना माना था? जेड बराबर देखो हमने 7x माना था, तो जेड की जगह हम लिख देते हैं 7x प्लस वाई की जगह हम कितना लिखेंगे? 3x। तो यहाँ पर कितना होगा? 3x बराबर 180 ना जी। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 10x बराबर 180। इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यक्स बराबर 18 अंश। ये हमको मिल गया यक्स का वैल्यू, लेकिन हमको जेड का वैल्यू चाहिए। चलो निकालते हैं। अब देखो हमने क्या किया था कि y बराबर माना था। ठीक है, y बराबर कितना माना था हमने? 3x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 गुणे यक्स की वैल्यू हमने निकाली 18, तो 18 3 कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, और फिर हमने जेड बराबर भी निकाला था ना। हाँ, जेड बराबर कितना निकाला था भाई हमने? 7x। तो 7 गुणे यक्स की वैल्यू 18, 18 सत्य कितना होता है? 126। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया? y का भी वैल्यू निकाल लिया और z का भी वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमको यक्स का वैल्यू निकालना था। तो ध्यान देना मेरे भाई, जो यक्स था वो किसके बराबर था? z के, और z का मान 126 अंश आया है, मतलब यक्स का भी मान 126 अंश ही होगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आसान था क्वेश्चन, मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला है कि आकृति 6.24 में यदि जो ए बी है उस सी डी के समांतर है, मतलब ये जो ए बी वाली रेखा है ना उस सी डी के क्या है, समांतर है। और ई एफ लंब है सी डी पर, जो ई एफ है उल्लंब है सी डी पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। अगर ऐसे कहीं दिया है तो समझ जाओ कि 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और लंब का मतलब इस सी डी को ही क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। लंब का मतलब वही होता है, जैसे ये सी डी वाली एक रेखा है, इस पे लंब ई एफ है, इसका मतलब ये है कि इसको बीचों बीच से एक लंब डाला गया है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, ठीक है। अब देखो आगे जी ई डी बराबर 126 अंश है, तो जी ई डी कहाँ है भाई, देखो जी है, ई है और डी है, डी। ई कितना दिया है 126 अंश, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला के, ये पूरा जी ई डी ये पूरा 126 अंश है, इसको भी मिलाकर। तो हमसे पूछा है तो कोड ए जी ई, कोड जी ई एफ और कोड एफ जी ई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। इसको हटा लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसको कर लेते हैं साइड में। देखिए हमने यहाँ पर फिगर पहले ही से बना दिया है क्योंकि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या था भाई, उसको लिखो सबसे पहले ना। तो क्या है भाई, हमको दिया था ना कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है, समांतर है, ठीक है। और क्या दिया था, और जो ई एफ है, ई एफ, ये जो ई एफ है वो लंब किस पे था, सी डी पर ना। तो देखिए ये लंब का निशान होता है, लंब किस पे है, सी डी पर, ठीक है। तो जब ये सी डी पर लंब है तो ये जो कोड डी ई एफ है वो कितने अंश का है भाई, 90 अंश का। कौन सा कोड, डी ई एफ। यहाँ पर हो जाएगा कोड डी ई एफ बराबर 90 अंश ना। एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर कोड मैंने लिखा डी ई एफ, तो ये बीच वाला कोड होता है और जो बगल वाला होता है, साइड साइड वाला, वो भुजा होता है। जैसे मैंने लिखा कोड डी ई एफ, तो इसमें कोड ई का बात हो रहा है, बीच वाले का, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, छोटा सा चीज है लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और क्या दिया था, कोड जी ई डी बराबर 126 अंक, यही हमको दिया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, देखो ये जो जी ई डी ये पूरा जो है ये हमको कितना दिया था, 126 अंक, ये ना दिया था जी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से देखो ए जी ई ये वाला, देखो भाई यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कट गई थी यार, ऐसा होता है, लाइट बार बार कट जाती है। देखो अब हमको क्या दिया था, जी ई डी बराबर 126 दिया था। अब ध्यान से देखो ये वाला कोड, ये है जी ई डी। अब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। देखो ये वाला कोड यहाँ पर जो कोड होगा वो क्या होगा, इस कोड के बराबर होगा, एकांतर कोड से भाई हो जाएगा ना। तो ये, तो क्या लिखोगे आप, ये जो ए जी ई होगा कोड, ए जी जो ई होगा कोड जी ई डी के बराबर होगा। कैसे भाई, पूछेगा कैसे, तो आप बताओगे सर एकांतर कोण से। अब मैंने डिटेल में आपको बताया था भाई एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है।
तो जो कोड AGE है वो बराबर होगा GED के एकांतर कोड से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो कोड AGE होगा वो भी कितने का होगा, 126 अंश का। इससे हमने ये सीखा, ये हमारा पहला आंसर आ गया होगा। ठीक है, जी कोड AGE हमने निकाल दिया 126 अंश का। अब आगे ध्यान से देखो, देखो ये जो कोड हमने GED लिया है इसमें दो ठे कोड बनते हैं भाई। सबसे पहला कोड तो ये एक छोटा वाला कोड यहाँ से यहाँ तक बनेगा और दूसरा कोड यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तब ना आता है 126, तो बस जोड़ के बराबर कर दो। देखो तो आप क्या लिखना, GEF और DEF बराबर कितना होगा, 126 अंश। तो लिखो कोड, क्या लिखोगे यहाँ से, ये जो GEF लिखो, GEF प्लस कोड DEF ना, तो यहाँ का हो जाएगा कोड DEF बराबर 126 अंश। ये बात समझ में आ गई, मैंने इन दोनों कोडों को जोड़ के 126 के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तो जगह कोड GEF प्लस DEF का मान कितना दिया है, 90। देखिए हमने निकाला पहले, DEF का मान कितना, 90। तो मैं यहाँ पर 90 रख दूंगा, 90 अंश बराबर 126 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोड GEF बराबर 126 माइनस 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोड GEF 126 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, 36 अंश। दूसरा आंसर, कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, नहीं। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब थोड़ा सा तीसरा देखते हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखना, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब देखो फिगर में देखना है ना, देखो ये वाला कोड AGE, ये वाला कोड, और FGE। मैं तुमको थोड़ा सा ध्यान, ये एक सीधी रेखा है ना भाई, यहाँ पर देखो सीधी रेखा है। तो एक सीधी रेखा पर आपको पता है कि सर एक सीधी रेखा पर टोटल 180 का कोण बनता है। तो इतना तो पता है, ई कितने का बना है, 126 अंश का, ई पता था हमको। लेकिन ये जो बगल में बना है ई नहीं पता है। तो ई दोनों, ई वाला कोण और ई वाला कोण, ई दोनों कोण मिला के 180 का बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और हमको पता है कि एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो ये दोनों मिला के 180 के बराबर होंगे। मतलब कोण AGE मतलब ये वाला कोण, और अब इधर वाले कोण को लेना है तो क्या लेंगे, FGE ये वाला कोण, ये दोनों मिला के 180 के बराबर होंगे। तो लिखो भाई, कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 अंश। कहाँ से, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो AGE का मान 126 तो दिया ही था, हमने निकाला था। और कोण FGE बराबर 180 अंश। तो कोण FGE बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 126। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोण FGE बराबर कितना आ जाएगा भाई, 54 अंश। यह आंसर भाई, फाइनल आंसर हमारा। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। देखो बढ़िया से समझा दिया है, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये तो हमारा हो गया आराम से ना।
देखो अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर है ना, बोला है कि आकृति 6.25 में यदि जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है, जो पी क्यू वाली रेखा है ये एस टी के समांतर है, मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तब समांतर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना तो इसके क्या होगा समांतर, इसको भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना। देखो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर जो नीचे दिया है पी क्यू वाला, ठीक है। और बोला है कि कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश है, यहाँ पर दिख रहा है पी क्यू आर मतलब क्यू 110 अंश है, और आर एस टी देखो कहाँ है, आर एस टी मतलब यस कितना 130 अंश है। तो हमको निकालना है क्यू आर एस, ज्ञात कीजिए। संकेत दिया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु आर से होकर ये जो एस टी है इसके समांतर हमको एक क्या करनी पड़ेगी, रेखा ऐसे खींचनी पड़ेगी। तो चलो भाई खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा हमको बताना है, 3 ना। तो तीसरा वाला कहाँ गया, इधर है, इसको हटा लेना। इसका काम हो गया है। देखो यहाँ पर मैंने फिगर पहले ही से बना दिया भाई, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है। अब देखो ये बोला था ना जो पी क्यू है वो एस टी के क्या है, समांतर है, मतलब ये थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ाओगे ऐसे ना तो ये इसके समांतर हो जाता है रेखा, इसके, ठीक है। और इसके समांतर हमको एक और रेखा खींचनी है, खींच दो भाई। तो हमने खींच दिया, जो हमारा बुक बोला था वो हमने कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो बोला था ना ये जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है, तो उसको लिख लेंगे, रचना करेंगे थोड़ा सा इसमें, ठीक है ना। तो लिखते हैं रचना, इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा भाई रचना। तो रचना का होगा कि जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं एक्स और इसको मानते हैं वाई। तो ये तो तीनों समांतर है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं यक्स वाई जो है वो पी क्यू के समांतर है, और जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है। तीनों एक दूसरे के समांतर हो गए ना। तो कैसे लिखोगे कि यक्स जो वाई है ये किसके समांतर है, हमारा पी क्यू के, और जो पी क्यू था वो किसके समांतर था, एस टी के। अब ये हमने खींचा, ऐसे लिख देना। रचना कर रहे हो मतलब वो काम तुम अपने से कर रहे हो, आपका बुक नहीं दिया है, ठीक है। इतना कर लिया। अब ध्यान से देखो मेरी बात, ये वाला जो कोड है ये हमको नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यक्स मान लेता हूँ। कितना मानता हूँ, यक्स। तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। अब देखो ये अंतः कोण है ना, ये कोण है, ये रेखा है, रेखा के एक ओर बना है तो मतलब अंतः कोण है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, मतलब 100 और यक्स को जोड़ेंगे उसको 180 के हम बराबर दिखा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 110 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। पूछेगा कहाँ से, तो बता देना अंतः कोण से, ठीक है। अब यक्स बराबर निकालोगे तो 180 माइनस का 110, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 70 अंश। पहला आंसर ये, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखो ये वाला भी कोण हमको नहीं पता है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर y मान लेते हैं। तो अब इसको और इसको भी जोड़ के हम 180 के बराबर दिखा सकते हैं अंतः कोण से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 130 प्लस वाई बराबर 180 अंश ना। पूछेगा कहाँ से, बता देना अंतः कोण से, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 130 ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 50 अंश, दूसरा आंसर, ठीक है। अब आगे देखो
मतलब हमने ये ला दिया, मतलब कोड यक्स का भी मान हमको पता चल गया और कोड वाई का भी मान हमको पता चल गया। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से हमसे पूछा क्या था भाई, कौन सा कोड निकालना था हमको, क्यू आर एस। क्यू कहाँ है भाई, देखो ये वाला क्यू आर एस, मतलब ये बीच वाला कोड हमको निकालना है। तो बीच वाला भाई कोड तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये साइड साइड वाला कोड पता है। ये जो यक्स है वो हमने कितने निकाला है, 70 अंक ना। तो यहाँ पर मैं ये 70 निकाला था और ये कितना निकाला था, 50, और ये बीच वाला नहीं पता है। तो आपको पता है कि एक अगर कोई सीधी रेखा है तो टोटल उस पर कितने अंश का कोड बनता है, 180 अंश का। मतलब ये वाला कोड, ये वाला कोड और ये वाला कोड एक सीधी रेखा पर, देखो ये एक सीधी लाइन है और इस पे तीन ही कोड बने हैं। तो इन तीनों का जो योगफल होगा 180 के बराबर होगा, मतलब इन तीनों कोड़ों को जोड़ के 180 के बराबर करना पड़ेगा। तो चलो, तो पहला कोड यक्स है, दूसरा ये वाला कोड, तो इसका नाम देखो क्या है, क्यू आर एस, और जो तीसरा कोड है उसका नाम है वाई है। इन तीनों को 180 के क्या कर दो, बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोड यक्स प्लस कोड क्यू आर एस प्लस कोड वाई बराबर का हो जाएगा भाई 180 अंश। क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा है, मतलब रैखिक युग्म है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ से कोड यक्स का मान, यक्स कितना निकला था हमने, 70 अंश, और फिर यहाँ से कोड क्यू आर एस प्लस यहाँ से कोड वाई का मान हमने निकाला था 50, तो यहाँ पर 50 बराबर 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोड क्यू आर एस प्लस 70 50 कितना होता है, 120 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोड क्यू आर एस बराबर 180 माइनस का 120 अंश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोड क्यू आर एस 180 में से 120 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 अंश आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, नहीं, ये वाला भी क्वेश्चन हमने बढ़िया से कर लिया। तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बोला है कि आकृति 6.26 में यदि ए बी सी डी के समांतर है, मतलब ये जो ए बी वाली रेखा दिख रही है ना तुमको, ये वाली ऊपर वाली, ये सी डी के समांतर है, और जो कोड ए पी क्यू है, मतलब कोड पी 50 दिया होगा, देखो कोड पी 50 दिया है कि नहीं, इसका नाम है ए पी क्यू। ठीक, उसके बाद कोड पी आर डी, मतलब आर बीच वाला कोड होता है ना, ये जो साइड साइड का होगा भुजा होगा, तो जो बीच वाला होगा उसी कोड का बात होता है। तो कोड आर यहाँ पे 127 दिया होगा, देखो दिया 127, ये वाला कोड। तो यक्स और वाई ज्ञात कीजिए, मतलब यक्स वाला कोड कितने अंश का है और ये जो वाई वाला है वो कितने अंश का है, ये बताना है। तो चलो भाई बताते हैं इसको यार। ठीक है, इसको हटा लेते हैं अब ना, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, तो इसको भी हटा लेते हैं भाई, और यहाँ पर हमने भाई क्वेश्चन नंबर 4 को ले लिया है, अब इसी को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि भाई जो दिया उसको हमको लिखना पड़ेगा ना, तो लिख लेते हैं उसको। क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो क्या दिया हमारा भाई, कि जो ए बी वाली रेखा है ना, उस सी डी के क्या है, समांतर है, ये हमको दिया है। ठीक है, और हमको क्या दिया था, देखो ये जो कोड यक्स है वो कितने का होगा, कोड 50 के बराबर होगा। दो देखो, ई वाला जो कोड है इस वाले कोड के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ई 50 है तो क्या होगा, यो 50 हो जाएगा, कहाँ से, एकांतर कोड से। तो क्या लिखोगे, कोड यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश। कैसे भाई, एकांतर कोड से।
ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज और देखने वाली बात है कि जो कोड यक्स होगा ये वाली, ठीक है, और कौन सा होगा, कोड वाई ले लें भाई ना। ले लो। तो देखो भाई, अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये वाला कोड, ये दिख रहा है ना कोड, ये वाला, ये पूरा कोड जो होगा इस वाले कोड के क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से भाई, एकांतर कोड से, ठीक है ना। तो मतलब जो 50 प्लस वाई है वो 127 कोड के क्या होगा, बराबर। तो ऐसे दिखा दो, कोड ए पी आर, मतलब ये वाला पूरा कोड इस वाले कोड के बराबर होगा, मतलब पी आर डी के बराबर होगा। तो आप क्या दिखा सकते हो कि जो हमारा कोड ए पी आर है वो कोड पी आर डी के बराबर होगा, ठीक है। अब ए पी आर कितना है, ए पी आर है हमारा 50 प्लस वाई बराबर पी आर डी कितना है, 127 है। तो यहाँ से y बराबर निकाल दो मेरे भाई, तो 127 माइनस ये 50 ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 77 अंक। यही निकालना था, हो गया आराम से आंसर, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत बढ़िया से लगा लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है कि आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। ये जो हमारे पास पी क्यू दिया है ये, और ये जो आर एस है दर्पण है, मतलब शीशा है, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रेख रखे गए हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर है ये, ठीक है। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, ठीक है, और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर दर्पण आरएस, ठीक है, आरएस से सी पर टकराती है। देखो ये जो आरएस है ना, यहाँ पर आकर देखो ये सी है ना, उस पर टकराती है बोला है, तथा पुनः सीडी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है बोला। उसके बाद सीडी के जो अनुदिश है परावर्तित हो जाती है। देखो जब ये आके टकराई है यहाँ पर सी पर, उसके बाद ये जो सीडी लग रहा है इसके अनुदिश परावर्तित हो जाती है, मतलब चली जाती है, टकरा कर वापस चली जाती है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। तो हमको क्या बताना है कि ये जो ए बी वाली रेखा ये और ये जो सी डी वाली है ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो चलो मैं बताता हूँ इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले तो इसको हटा लेता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा लीजिए भाई, ठीक है। और क्या करें, हाँ इसको भी हटा लेना, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना, हाँ, और इसको पलट देते हैं भाई, इसको पलट देते हैं। इसका तो मैंने फिगर नहीं बनाया यार, तो फिगर यहाँ पर है इसका पा, देखो भाई मैंने इसका फिगर बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हल कर कैसे करेंगे, तो इसमें ना थोड़ा सा रचना कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लंब खींचता हूँ एक, यहाँ पर एक लंब खींचता हूँ। तो कौनो दिक्कत तुमको भाई, लंब खींच दिए तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ भी एक लंब खींच देता हूँ, ठीक है। लंब क्या करता है कि अगर इसके बीच में जितना, मतलब यहाँ पर जो कोड आएगा उसको दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित कर देता है, आपको पता है लंब का यही काम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रचना। रचना में क्या होगा भाई कि कुछ नाम भी देना पड़ेगा, हाँ यहाँ पर इसका नाम बी और इसका नाम यम, ठीक, और इसका नाम सी तो पहले ही था, इसका नाम यन दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे कि जो बी एम है
ये जो BM है ना वो किस पे लंब है भाई, हमारा PQ पर। कहा है PQ पर लंब खींचा गया है। तो आप लिखोगे कि जो BM है वो लंब है किस पे, PQ पर। कोई दिक्कत नहीं। और भाई जो CN है वो किस पे लंब है, RS पर। CN लंब किस पे है बेटा, RS पर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ध्यान से देखो, जब हमने लंब खींचेंगे ना तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो लंब होता है ना वो क्या करेगा, इसको और इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो यहाँ से जो कोण, इसको मानते हैं कोण 1 और इसको मानते हैं कोण 2। ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा। इसको मानते हैं कोण 3, इसको मानते हैं कोण 4। ये जो कोण 3 होगा ना वो कोण 4 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा और जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो कोण 2 आपका है वो कोण 3 के बराबर होगा कि नहीं। आप कहोगे सर कहाँ से, तो एकांतर कोण से भाई, इसको हटा लेते हैं। तो जो कोण 2 होगा वो कोण 3 के क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर कोण से ना। तो मैं लिखूंगा कि जो कोण 2 है वो कोण 3 के भी बराबर होगा। पूछेगा कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमने लिखा था कि जो कोण 1 है किसके बराबर था, तो सर कहोगे सर कोण 2 के बराबर था। और ये जो कोण 2 है वो किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। और ये जो कोण 3 है वो किसके बराबर है, तो कहोगे सर कोण 4 के बराबर है। तो देखो हमने सभी को क्या किया, एक बराबर कर दिया। मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कोण 1 प्लस, ठीक है भाई, अलार्म की घंटी बजने लगी थी, है ना। देखो अब क्या करो कि कोण 1, यार ये चीना मैंने खींच दिया क्या, इसको हाँ 1 बनाओ। कोण 1 प्लस जो कोण 2 होगा वो बराबर किसके होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 के। हो सकता है कि नहीं, क्योंकि सभी बराबर में है तो मैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 के बराबर दिखा सकता हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, कोण 1 और 2 इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। ये मैंने दिखा दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत आगे देखो। तो इससे क्या पता चलता है कि जब कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं ना कि कोण जो ABC होगा, मतलब ये वाला कोण, कोण किसके बराबर होगा, BCD के। तो सबसे पहले ये लिख लो। तो जब कोण AB का होगा, कोण ABC बराबर होगा कोण BCD के। अब ध्यान से देखो, ये वाला कोण जब हमने इस वाले कोण को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो ये वाली जो रेखा होगी ना इस वाली रेखा की क्या होगी, समांतर हो जाएगी। बस यही आपको सिद्ध करना था। तो लिख देना, अतः जो AB वाली रेखा है वो CD के क्या हो जाएगी, समांतर। ठीक है भाई, यही हमारा आंसर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बढ़िया से हल कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।